जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पद पर। आज हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 12। ठीक है, बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे रहा हूँ। आप इसे रिवीजन के तौर पर ही देखिएगा, एक बार यहाँ से देख लीजिए, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंपहार समुद्र तट खालिस्तान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अब समझो, ये हमारा हो गया। यहाँ पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ही पुंपहार समुद्र तट। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिंद महासागर, यहाँ पर कौन सा पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। तो जो तमिलनाडु के ही तट कौन सा है, पुंपहार समुद्र तट। तो वहाँ के लोग एक प्रसिद्ध उत्सव मनाते हैं, उसका नाम क्या है, तो चैत्र पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं। अब अन्य देख लेते हैं, तमिलनाडु के अन्य उत्सव देख लेते हैं। मरगाजी महोत्सव, महामहिम उत्सव। महामहिम उत्सव 12 वर्ष में एक बार ये उत्सव को मनाया जाता है। आदिपेरुक्कू उत्सव, आदिपेरुक्कू उत्सव कब मनाया जाता है, कावेरी नदी में जब मानसून आता है तब इस उपलक्ष्य में ये लोग ये उत्सव मनाते हैं। कावेरी नदी विवाद आप लोग जानते हैं, ये 3 राज्य प्लस एक यूटी से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दक्षिण साइड में ये यहाँ पर इसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए तो बंगाल की खाड़ी में जाके कावेरी नदी गिर जाती है। एक उत्सव है तिरुवायारू उत्सव, कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में। पुष्कर मेला कहाँ पर, राजस्थान में होता है। चरक पूजा पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला कहाँ पर बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चांगसांग नृत्य। अब ये पूछ रहा है कि चांगसांग नृत्य किस राज्य में और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। देखो, चांगसांग जो नृत्य है चांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और नागालैंड में ये होता है। नागालैंड में और कौन से नृत्य हैं ये देख लेते हैं। जेलियांग, चोंग, मोरसे, सदल केनई, नूरालीम, रेंगमा, चोंग, खेवा नृत्य, ये सब कहाँ के, नागालैंड के। झारखंड के देख लेते हैं हम लोग प्रमुख नृत्य। फगुआ, भादुरिया। उड़ीसा के रंगवती और ब्लैक एंड वाइट। छत्तीसगढ़ के पंथी और सुबा, पंथी एंड सुबा। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, खंबा थोइबी। खंबा थोइबी का एक महत्वपूर्ण कला रूप है, मतलब कहाँ का एक मार्शल आर्ट है, तो कहाँ का है, मणिपुर का। मर्सीपुर का थांगटा भी है। ठीक है, परिखड़ा कहाँ का, बिहार का है। सरित सरत कहाँ का है, मणिपुर का है। ये सब का है महत्वपूर्ण कला रूप है, मतलब कला है, जैसे कि मार्शल आर्ट नहीं होता है, कला वहाँ का है। तो वही सरित सरक कहाँ का है, मणिपुर का। और मुष्टि युद्ध कहाँ का है, यूपी के वाराणसी। ठीक है, कलारी पैटू कहाँ का, केरल का है। गनका कहाँ का है, तो पंजाब का है। पैंका अखाड़ा कहाँ का है, उड़ीसा का है। देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, हम आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा, ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो रघुराम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। तो आई डू वांट आई डू, ठीक है, इनके द्वारा एक लिखी गई द थर्ड पिलर। द अनसीन इंडिया गांधी, द अनसीन इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखा गया था, केपी माथुर के द्वारा। हम ये पढ़े नहीं थे ध्यान से। द अनसीन इंदिरा गांधी किसके द्वारा लिखा गया था, केपी माथुर के द्वारा। और भी देख लेते हैं प्रमुख पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अन एटमोस्ट ना हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके, अरुंधति राय के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान के द्वारा। ओवरड्राफ्ट किसका था, उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया था। फॉक्स इन द रोड किसके द्वारा, जे रंगराजन के द्वारा लिखा गया था। माई डे एट आरबीआई किसके द्वारा, जे रंगराजन के द्वारा लिखा गया था। आगे अब ये देखते हैं 5वां क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा सन 2025 में वर्ल्ड कैपिटल बुक किस शहर को दिया गया था, तो रियो डू जेनेरियो को दिया गया था, ये शहर है। ठीक है, सन 2024 में किसे दिया गया था, यूनेस्को द्वारा ही स्टॉकबर्ग, जो कि फ्रांस का ही शहर है। सन 2026 में रबात, जो कि मोरक्को का एक शहर है। 5 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस। 17 अप्रैल को इंटरनेशनल होमोफोलियो दिवस। 19 अप्रैल को इंटरनेशनल लीवर दिवस। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस। और 29 अप्रैल को क्या, इंटरनेशनल नृत्य दिवस। जितना भी इंपॉर्टेंट है भाई, जितना भी दिवस करवाया जाता है सारा इंपॉर्टेंट है। आप सारा एक बार पीडीएफ से रिवीजन किया कीजिए, ठीक है, पूरा आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। देखिए 6वां देते हैं, बुकर पुरस्कार। एक होता है बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो अरुंधति राय। ठीक है, कौन सी पुस्तक के लिए मिला था इन्हें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें मिला था। कब मिला था, 1997 में मिला था। कुल 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार मिला है। किसे किसे मिला है, किस पुस्तक के लिए मिला है, ये देखते हैं। भी नायपाल के लिए, VS नायपाल के लिए 1971 में मिला था, इन्हें फ्री स्टेट के लिए। सलमान रुश्दी के लिए मिला था 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। किरण देसाई को मिला था सन 2006 में मिला था, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सॉरी, अरविंद अगड़िया के लिए कब मिला था, सन 2008 में। और वाइट टाइगर के लिए पुस्तक मिला था। और देखें अब ये बात, बुकर पुरस्कार इसकी शुरुआत कब होता है,
तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है। अब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत होता है सन 2005 में। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत सन 2005 में होता है। सन 2022 में ना इंडिया की गीतांजलि श्री को ये मिला था। गीतांजलि श्री कहाँ के? यूपी की रहने वाली थी। इनकी कौन सी पुस्तक थी? द टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन, भारत के पहले भीम वेपन कालिप 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो DRDO और बाक्स के द्वारा, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। संस्थान और शहर देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पे? शिमला में। चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पे? चेन्नई में। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पे? जोधपुर में। औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पे? लखनऊ में। गन्ना का कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर? लखनऊ में। गन्ना प्रजनन का पूछेगा तो कोयम्बटूर बताइएगा। ठीक है, दलहन का कानपुर। चीनी का कहाँ पे? ये भी कानपुर में। वन और पेट्रोलियम का कहाँ पर है? केंद्र देहरादून में। जूट का कहाँ है? कोयम्बटूर। तंबाकू का क्या है? राजमंदुरी। और NEERA नीरी का कहाँ पर? नागपुर में। और ऊपर कर लेते हैं, बहुत है भी। तो खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? मैसूर में। चावल का कहाँ है? कटक में, उड़ीसा के कटक में। और नारियल के लिए कहाँ पे? कासरगोड में है। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हाँ, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1992। ठीक है, किसके सिफारिश पे हुआ था? तो केसी नियोगी की सिफारिश पे हुआ था। केसी नियोगी फर्स्ट वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। तो वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। वित्त कमीशन जो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, उसके अध्यक्ष थे ये केसी नियोगी। अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो PM होता है। पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। ठीक है, इसकी स्थापना जो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना योजना आयोग के द्वारा किया गया था। आपको पता है योजना आयोग जो कि सन 1950 में आया था, फिर से सन 2014 में इसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया। देखो लिखा गया है स्थापना 15 मई 1950 में, इसे भंग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 13 अगस्त 1950 में। अब इसकी जगह पर क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? PM होते हैं। इससे क्या, नीति आयोग को क्या कहा जाता है? भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है? किसे? नीति आयोग को। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? 243 का G है। ठीक है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, 243 से लेकर 243O तक किसका संबंध है? पंचायत का संबंध है। ठीक है, आपको पता है पंचायत अनुसूची 11 में से जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया था। आगे सारा कुछ दिया है। आर्टिकल 243 में किसका है? पंचायत की परिभाषा है। 243 के A में क्या है? ग्राम सभा। B में क्या है? गठन है। C में क्या है? संरचना है। D में क्या है? आरक्षण है। K में क्या है? पंचायत चुनाव से संबंधित है। 243 आप जरूर इंपॉर्टेंट भाई, पंचायत का जितना भी, क्योंकि ये सवाल अक्सर मैं देख चुका हूँ कि पंचायत से रिलेटेड सवाल सर भी लोग करवाते हैं और एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है? अब देखो 73वें संविधान संशोधन में क्या चीज़ जोड़ा गया था? क्या आया था? पंचायत आया था। पंचायत आपको पता है भाग 9 में है। जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। अब वर्तमान में कितनी है? तो टोटल 12, 4 को जुड़ी थी। कौन कौन सी? 9वां जुड़ी थी, 10वां जुड़ी थी, 11वां जुड़ी थी और 12वां जुड़ी थी। 9वां कौन सा था? भूमि सुधार के लिए। 10वां क्या था? दल बदल के लिए। 11वां कौन सा था? ये हमारा था, 11वां था पंचायत के लिए। 12वां था हमारा नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए था। ठीक है, 4 ऐसे बाद में जुड़ा था। देखो पंचायत जो कि भाग 9 में है। ठीक है, इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय PM कौन थे? PV नरसिम्हा थे। ठीक है, 11वीं सूची में से जोड़ा गया था। इसमें कुल विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका से जोड़ा गया था। अनुसूची कौन सा था? अनुसूची ये हमारा 12 है। इसमें विषय कितने होते हैं? 18 होते हैं। आप विषय पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पंचायत में विषय कितने हैं? 29 है। और नगर पालिका में कितने विषय हैं? तो 18 हैं। भाग कौन सा है? तो भाग गलत लिखा है यहाँ पर। भाग 9 के, हाँ भाग 9 के A, हमें लगा कि 4 लिखा है, जबकि 4 भाग तो DPSP से है। भाग 9 के A में, क्योंकि बाद में से जोड़ा गया था। A B C से आता रहता है ना। अगर आप देखोगे जहाँ A B C बाद में जुड़ा है तो समझ जाना उसे बाद में जोड़ा गया है, संशोधन किया गया तब वो जुड़ा है। वरना जो फ्रेश आर्टिकल आता है उसमें कुछ नहीं लगता है, जो नंबर बस आता है। 12 देते हैं। कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? अब देखो त्रिस्तरीय प्रणाली, देखो हमारा जो पंचायत था, देखो यहाँ पर हम बताते हैं शुरू से। अशोक मेहता जो आते हैं ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं अपना कब? तो 1970 ने, ये अभी मत देखो। हाँ, त्रिस्तरीय
बलवंत राम मेहता आते हैं ना, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1957 में। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने त्रिस्तर की बात की थी पंचायत का। एक ग्राम पर होता है, एक ब्लॉक में होता है, एक जिला में होता है। नहीं, ब्लॉक में हो गया, प्रधान हो गया, फिर बीटीसी उसी हो जाता है, जिला स्तर को जो हो जाते हैं ना। त्रिस्तरीय बात किसने किया था? तो बलवंत राम मेहता ने किया था। ठीक है, उनमें तहसील से संबंधित नहीं है, तहसील स्तरीय पंचायत ये संबंधित नहीं है, यही शामिल नहीं है, यही सवाल पूछा था। तो तहसील नहीं आता, केवल त्रिस्तरीय में 3 आता। बस आप ये याद करो, तहसील वाला याद करो चाहे मत करो, नहीं करो तो उसमें कोई मतलब ही नहीं याद करने का, मत करो। ऑप्शन आएगा तो आप बता देना। तो ऑप्शन में आप 3 याद करो, त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? एक ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। फिर अशोक मेहता आते हैं, ये 2 स्तर की बात करते हैं, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1978 में, 2 स्तर की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13, मराठों ने कौन से सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? जो मराठा थे, अहमद शाह अब्दाली से कब युद्ध हारे थे? हारने के बाद सत्ता खो दिए थे। अब मराठों को उसमें बहुत हो गया था जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ना, तो अब इन लोगों के साथ ना ये नमूनों को भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, अरे जाओ अभी से देखोगे तब आगे जाके जीतोगे। ये नहीं पता कि हार भी सकते हैं, यही हुआ था। अब देखो ये कब होता है? 1761 में होता है। थोड़ा सा डेट में हम घबरा जा रहे हैं बोलने में, पर सही कर देंगे जरूर, शुरुआत में हो जाएगा गलती। कब होता है? 1761 में होता है, 1761 में होता है। पानीपत के 3 युद्ध होता है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है 1526 में, किसके किसके बीच में होता है? तो इब्राहिम और बाबर के बीच में, बाबर के बीच में होता है। इब्राहिम और बाबर के बीच में होता है। थोड़ा कहानी समझो अब। इब्राहिम लोधी कौन सा? दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था और लोधी वंश का भी आखिरी शासक था। ठीक है, बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हिक भर खींच लेता है, इब्राहिम लोधी वहीं निपट जाते हैं। इसके बाद बाबर क्या करता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है, फिर मुगल अपना चलने लगते हैं। पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है 1556 में होता है। डेट याद कर लेना भाई तीनों, अकबर और हेमू के बीच में होता है, यहाँ पर अकबर जीत जाते हैं। पानीपत का थर्ड युद्ध होता है 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जो कि अहमद शाह अब्दाली अफगान का था, वो जीत जाता है। मराठा हार क्यों जाते हैं? इन लोगों के साथ कौन भेजते हैं? तो सदाशिव राय भाऊ भेज चले जाते हैं इस युद्ध में, और विश्वास राय। अभी ये लोग उतने नहीं प्रख्यात थे, मतलब युद्ध में नहीं गए थे, मराठा वालों ने इन्हें भेज दिया था, जाओ अब देख लो आगे तुमको राजा बनना है। इसलिए ये लोग युद्ध हार चुके थे, इनको घमंड हो गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब जीत गए थे। तो 3 युद्ध याद कर लेना भाई। पानीपत का फर्स्ट 1526, दूसरा होता है 1556 में, तीसरा होता है 1761 में। और किसके किसके बीच में होता है आप ये भी देख लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? अगर आपके क्वेश्चन में आपको ये नहीं याद है कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, स्थापना किसने किया था, पर आपको इसमें ये याद है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तब भी आप इसका उत्तर दे सकते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था कब? 1817 में किया था। कहाँ पर? कलकत्ता में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे कलकत्ता में। देखो इसी से सवाल आ गया यहाँ पर देखना। 15, यंग बंगाल आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। जो हमारा हिंदू कॉलेज था, जो कि 1817 में बना था राजा राम मोहन के द्वारा, तो उसी कॉलेज में ये भाई साहब पढ़ाते थे। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य थे और शिक्षक के इतिहास के शिक्षक थे। तो इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था। अब वो कौन था? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, गजब नाम है भाई, डेरोजियो। ठीक है, तो ये जो इस कॉलेज में 1826 से लेकर 1833 तक ये यहाँ पर अध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, 1784 में किए थे। ओ भाई ये रुक जाए, आगे क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। प्रार्थना समाज, जिन्हें धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, स्थापना 1867 में किसके द्वारा? बॉम्बे में की गई थी। किसके द्वारा किए थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। देखो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। रामकृष्ण जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, उन्हीं के गुरु के नाम पर ही ये अपना मिशन चला रहे थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। तो आप ये देख लेना, इनकी पत्नी कौन थी? तो माता शारदा थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे।
आगे आ जाओ। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतिहास में इतना बार पूछता है कि क्या ही बताया जाए। पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1817 में किसके द्वारा, एम जी नारायण के द्वारा किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। वेद समाज, ठीक है, देव समाज की स्थापना 1897 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा, केसी सेन के द्वारा, कब, 1864 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, कब किया था, 1875 में किए थे। धर्म समाज की स्थापना किसने किया था, राधाकांत देव ने किया था, कब किया था, 1829 में किए थे। ब्रह्म समाज, चाहे धर्म समाज, चाहे आर्य समाज, चाहे देव समाज, सत्यशोधक समाज, चाहे पूर्व ना, ये सभी चीज़ें भाई इतना इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट भाई, जानते ही हो नवीन सर जो लिखवाते हैं एकदम। अगला क्वेश्चन 17, 1896 में, ठीक है, महर्षि घोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए खालिस्तान में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। जो केशव कर्वे थे ना, 1896 में महिलाओं के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। उनका ये मानना था कि जब कोई भी जब शिक्षित होंगी तो अपने आप पर, अपने पैर पर खड़ा होंगी और समझेंगी और आगे बढ़ेंगी। उस समय महिलाओं बहुत दुर्दशा खराब था उस समय। आज महिलाएं बहुत आगे हैं, हम लोग से भी आगे हैं भाई, दावी है हर जगह एकदम। तो कब किया गया, कहाँ पर किए थे, पूना में किए थे, ठीक है। SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी थी, कब किए थे, 1916 में की हुआ था। पूना में ही एक है महिलाओं के लिए जिसकी स्थापना SNDT की 1916 में होता है। अब ये कहानी देखो, 18 रोहिंग्या किसकी एक जाति समुदाय है, तो म्यांमार की है। हमारा देखो भारत है, आप समझो रोहिंग्या वाला आई दिन तुम मैटर सुन। अभी 2 दिन पहले हम दिल्ली में वहाँ के जो डिप्टी CM थे जो गए थे, देखे थे पुल के आसपास पूरा समुदाय रहता था, पूछने लगे थे ये कौन है, तो कहने लगे, ये सब बताने लगे थे ये रोहिंग्या वाले हैं। तो तुरंत अधिकारी को दे दिए थे, भगाओ यहाँ से इन लोगों को, खाली करो, ठीक है। ये हमारा भारत, ये भारत है, यहाँ पर हमारा कौन सा देश है, पड़ोसी म्यांमार है। यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं, तो यहीं पर ना, जैसे नीचे म्यांमार के जस्ट नीचे आ जाओगे तो यहीं पर रोहिंग्या समुदाय रहते हैं। ये मुस्लिम धर्म के हैं। तो अब ये लोग अपना भगाते हैं, तो ये भागते हैं तो भारत में आके रह जाते हैं, इधर आते हैं तो इधर से भी भगाया जाता है। अब भगाना भी जरूरी है। अरे यार कितना शरणार्थी देते रहो, अभी इन लोगों का हेल्प करो, मदद करो, कल के ही लोग चढ़ के हमारे भारत के ऊपर आ जाए। अब 1961 में देख लो, बांग्लादेश का 71 में बांग्लादेश को आज़ाद करवा के आज बांग्लादेश हम ही लोगों को आँख दिखा देता है। क्या किसी का मदद करो, पड़ोसी देशों का मदद करने के बजाय यही रहता है कि फिर बाद में भुगतो, खुद भुगतो। है जितना हो सके पहले, ठीक है। तो रोहिंग्या जो समुदाय है कहाँ का, म्यांमार का है। अब देखते हैं जाति समुदाय कहाँ कहाँ का है। बांग्लादेश में चकमा है, दक्षिण अफ्रीका में जुलू है, नॉर्थ USA में कहाँ पे सिस्कमो है, कलहारी बुशमैन में है, केन्या प्लस तंजानिया में मसाई है समुदाय रहता है, ईरान और इराक में बद्दू समुदाय रहता है। ये रोहिंग्या वाले हर जगह है। दिल्ली में ज़्यादातर, पश्चिम बंगाल में देखो बसे, बिहार में भी बड़ा मुद्दा उठता जाता है। 19 में देखो, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। दूसरे पर हमारा भारत आता है। ब्राज़ील जो कि गन्ना और कॉफ़ी के लिए फर्स्ट पर आता है। सेकेंड पर भारत आता है गन्ना के लिए, ठीक है। गन्ना देखोगे तो उत्तर प्रदेश में उत्तर वाले क्षेत्र, पश्चिम वाले क्षेत्र में अत्यधिक गन्ना होता है। दूध, ठीक है, दूध में कौन आता है, पहला भारत आता है। फल में देखोगे तो पहला चीन पर आता है, दूसरा हमारा भारत आता है। सब्जी में भी देखो तो फर्स्ट चीन पर आता है, दूसरा भारत में आता है। मतलब खाद्यान्न में भी चीन फर्स्ट पर है हमसे, बाकी चीज़ में तो ये है। अगला क्वेश्चन, डेटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती क्या, सर्वोच्च रेखा कहलाती है। 21 वाला कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो 10 डिग्री जल संधि अलग करती है। अब यहाँ पर देखना 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि हमारा भारत है, भारत का पता है कि इनका अपना द्वीप है, कौन सा, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को 2 ठे, यहाँ पर बड़ा बड़ा कई सारे द्वीप हैं, तो यहाँ पर 2 ठे अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मालदीव आता है, मालदीव जो कि स्वतंत्र अपना देश है, इसे कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। तो ये जो नीचे वाला आता है ना, ये मिनिकॉय है। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है कौन सा, तो 8 डिग्री। अगर पूछे पूरे लक्षद्वीप को और पूरे मालदीव को अलग कौन करता है, तो 9 डिग्री करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार का करता है। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का द्वीप समूह, सुमात्रा, जावा, यही सब है। डेनबर्ग जल संधि जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है, 10 डिग्री। मिनी द्वीप और अन्नार को अलग करता है। तो ठीक है, तो मिनी का जो आए आप समझ में, तो देश नहीं है वो द्वीप है बड़ा सा, लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप हमारा ही द्वीप है भारत का, ठीक है। 75 प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1975 में किया गया था। 5 ईयर प्लान के तहत इसे चालू किया था। 5 ईयर प्लान के बारे में जान जाते हैं, ये कब आया था, 1974 से लेकर 1978 में। 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना जो कि 1950 में से शुरू किया गया था, 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसे बंद करके नीति आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद होते हैं।
जो 5 ईयर प्लान में बताया था, क्या नारा दिया गया था? गरीब हटाओ का नारा दिया गया था, उसमें यही था हालत। देखो 5 ईयर प्लान में लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4% का, प्राप्त कितना है वो? 4.8% का, काफ़ी अच्छा रहा। 5th ईयर प्लान ना, देखो इसमें MNP यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू किया गया था 1975 में। विद्युत आपूर्ति संशोधन अधिनियम आया था इसी 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अगला देते हैं। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत तो 1991 में हुआ था। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन थे। PM कौन थे? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। RBI गवर्नर कौन था उस समय? RS वेंकट रमन थे। पता ही है कि उसी समय पूरा इकोनॉमी के लिए पूरा हमारा भारत, मतलब पैसा उस समय नहीं था, तो उस समय संभाले थे, अर्थव्यवस्था संभालने वाले उसी समय मनमोहन सिंह थे। भाई ये अपना शिक्षा को दिखा नहीं पाए, असली हकीकत बतानी। ये कितनी के पास इतना नॉलेज था ना, वो कर नहीं पाए उतना काम, शांत रह पाए। भाई इनकी पुस्तकें आज भी विदेशों में पढ़ी जाती है। मनमोहन सिंह की ब्रिलियंट आदमी था, जो सही बता ना, जो एकदम पढ़ा लिखा रहता है ना, कम बोलता है। जो तनी से कम रहता है पढ़ा लिखा ना, भकर भकर करता है। अगर आप कांस्टेबल को देख लो, आप एक अधिकारी को देख लेना, दोनों में फ़र्क समझ में आ जाएगा। कांस्टेबल वाला तुमको ज़्यादा कुछ ज्ञान सिखा देगा, भकर 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 भकर, ऐसे करा 24 जुलाई 1991 है ना, उस समय 8 ईयर 5 ईयर प्लान था, जिसकी 8 ईयर जो हमारा 5 ईयर प्लान था 1992 से 97 तक था। देखो जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था, कई बीच बीच में गैप भी रहा। कब कब गैप रहा ये देख लो। 66 से 69 तक रहा, 78 से 80 तक रहा, 1990 से 1992 तक गैप रहा था। ठीक है, ये देखो। बस आगे क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, भविष्य निधि के संदर्भ में UAN का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, सार्वभौमिक खाता संख्या। ठीक है, देखो PAN पर्सनल अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है। ठीक है, ATM जो कि 16 डिजिट का होता है। GST नंबर जो कि 15 डिजिट का नंबर होता है। आधार जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है। आगे कंप्यूटर रजिस्टेंस में MAR का फुल फॉर्म क्या है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टेंस है। MDR का क्या है? मेमोरी डाटा रजिस्टर है। IR का क्या है? इंडेक्स रजिस्टर है। MBR का कितना है? तो मेमोरी बफर रजिस्टर है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बता देना। कहीं कि बोलने में हमसे क्या होता है कि कुछ मतलब 1-2% कहीं गड़बड़ा जाते हैं, जल्दी जल्दी बोलते रहते हैं, सोचते हैं जल्दी से रिवीजन करवा दें, इस वजह से, और कुछ नहीं। ठीक है, जय हिंद।